आज की डिजिटल दुनिया में हमारे फोन से लेकर हमारी कार तक लगभग हर चीज के पीछे एक अनदेखी ताकत काम कर रही है, कोड। बिल्कुल, ये वो निर्देश हैं जो मशीनों को बताते हैं कि उन्हें करना क्या है। और आज हम उसी भाषा की बुनियाद को समझने जा रहे हैं जो इस पूरी डिजिटल दुनिया की नींव में है, जिसे कई लोग आधुनिक भाषाओं की माँ कहते हैं, सी प्रोग्रामिंग। हाँ, और आज का हमारा मिशन सिर्फ सी के सिंटैक्स को रटना नहीं है, बल्कि उसके पीछे की जो सोच है उसे समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भाषा क्या है, ये काम कैसे करती है। और सबसे जरूरी, ये आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों है। बिल्कुल, जबकि हमारे पास पाइथन जैसी आसान भाषाएं मौजूद हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो सामग्री है वो सी प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातों पर एक बहुत ही साफ और विस्तृत व्याख्या है। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले सी का परिचय, फिर एक सी प्रोग्राम की बनावट कैसी होती है, उसके बाद पर्दे के पीछे की प्रक्रिया, मतलब कोड से प्रोग्राम बनता कैसे है, और आखिर में हम उन बुनियादी औजारों पर बात करेंगे जिनसे एक प्रोग्राम बाहरी दुनिया से बातचीत करता है। तो चलिए इस इंजन की पुर्जे खोलना शुरू करते हैं। ठीक है। तो मेरा पहला सवाल वही है जो शायद कई लोगों के मन में होगा। सी बनी थी 1972 में। हाँ, 50 साल से भी ज्यादा हो गए। तो आज जब हमारे पास इतनी मॉडर्न और कह सकते हैं आसान भाषाएं हैं, तो कोई सी क्यों सीखे। इसे अक्सर सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की माँ कहा जाता है, पर क्या ये सिर्फ एक ऐतिहासिक सम्मान है? अरे, ये तो बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, सी को माँ कहना ठीक है, लेकिन शायद इसे प्रोग्रामिंग भाषाओं का लैटिन समझना और भी बेहतर होगा। लैटिन? वो कैसे? जैसे लैटिन सीखने से आपको स्पेनिश, फ्रेंच और इटालियन की बनावट और व्याकरण की गहरी समझ मिलती है, वैसी सी सीखने से आपको पता चलता है कि मेमोरी, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब असल में कैसे काम करते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पाइथन जैसी भाषाएं इस काम को हमसे छिपा लेती हैं, लेकिन सी हमें सीधे इंजन रूम में ले जाती है। एकदम। पाइथन आपको एक शानदार ऑटोमेटिक कार चलाने जैसा अनुभव देती है। आप बस स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं और कार चलती है। लेकिन सी आपको उस कार का बोनेट खोलकर हर एक पुर्जे को समझने और उसे अपनी मर्जी से बदलने की ताकत देती है। और यही वजह है कि आज भी जहां परफॉर्मेंस और कंट्रोल सबसे जरूरी होता है, वहां सी का कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। हाँ, जैसे कि कहाँ? कुछ असली दुनिया के उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो लिनक्स हो, विंडोज हो या मैक ओएस, इनका जो कोर यानी जो दिल है, वो आज भी काफी हद तक सी में लिखा गया है। अच्छा, आज भी? हाँ, आज भी। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर से सीधे बात करनी होती है और हर एक साइकिल की परफॉर्मेंस मायने रखती है। इसके अलावा आपके माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन या कार के अंदर जो छोटे छोटे कंप्यूटर लगे हैं, एम्बेडेड सिस्टम? जी, एम्बेडेड सिस्टम, वो लगभग हमेशा सी में प्रोग्राम किए जाते हैं। सोचिए, एक कार का एयरबैग सिस्टम, उसे मिली सेकेंड्स में फैसला लेना होता है। वहां आप परफॉर्मेंस से कोई समझौता कर ही नहीं सकते। ये बात तो समझ में आती है। यानी जहां रफ्तार और नियंत्रण चाहिए, वहां सी का राज है। श्रोतों में एक और शब्द का जिक्र है, मध्यस्तरीय भाषा। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब हुआ? यही तो सी की सबसे बड़ी ताकत है। मध्यस्तरीय का मतलब है कि ये हाई लेवल और लो लेवल दोनों भाषाओं के बीच एक पुल की तरह है। ओके। हाई लेवल भाषाएं इंसानी भाषा के करीब होती हैं, जिन्हें लिखना समझना आसान है, और लो लेवल भाषाएं मशीन के ज्यादा करीब होती हैं, जो हार्डवेयर पर सीधा कंट्रोल देती हैं। सी आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा हिस्सा देती है। मतलब आसानी से कोड भी लिखो। ठीक है, ये एक मजबूत आधार बन गया है। अब जब हम समझ गए हैं कि सी क्यों खास है, तो आइए देखते हैं कि ये दिखती कैसी है। हमारे पास यहाँ एक क्लासिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का उदाहरण है। हाँ, हर किसी की शुरुआत यहीं से होती है। #include_studio.h int main printf hello world। ये देखने में काफी छोटा और साफ सुथरा है। चलिए इसके हर हिस्से को समझते हैं। सबसे पहली लाइन #include_studio.h, ये क्या कर रही है? इसे आप ऐसे समझिए कि प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले आप अपना टूल बॉक्स बुला रहे हैं। टूल बॉक्स? हाँ, हैशटैग एक निर्देश है जो कंपाइलर से कहता है कि studio.h नाम की फाइल को इस प्रोग्राम में शामिल कर लो। studio.h का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। अच्छा, इनपुट आउटपुट। जी, और इसी टूल बॉक्स के अंदर प्रिंटफ जैसा टूल रखा है जिसका काम स्क्रीन पर कुछ दिखाना होता है। इसके बिना हमारा प्रोग्राम एक तरह से गूंगा रह जाएगा। तो इसके बाद है int main। क्या मैं इसका नाम बदलकर int start या कुछ और रख सकती हूँ? नहीं, और यही सी का अनुशासन दिखता है। हर सी प्रोग्राम के लिए मेन फंक्शन का होना जरूरी है। ये प्रोग्राम का ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है, मतलब स्टार्टिंग गेट। बिल्कुल। जब आप प्रोग्राम चलाते हैं
तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेन फंक्शन को ही ढूंढता है और वहीं से कोड चलाना शुरू करता है। और इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर का हिस्सा मेन की दुनिया है। एकदम, ये मेन फंक्शन की सीमाएं हैं। सारा एक्शन इन्हीं के अंदर होता है और अंदर आप देख सकती हैं प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, ये एक स्टेटमेंट है, एक निर्देश। और इसके अंत में लगा है एक सेमीकोलन। हाँ, ये सेमीकोलन। अगर मैं इसे लगाना भूल जाऊं तो क्या होगा? तो प्रोग्राम नहीं चलेगा, कंपाइलर आपको एक एरर देगा। अच्छा, सी में सेमीकोलन एक पूर्ण विराम की तरह है। ये कंपाइलर को बताता है कि यहाँ एक निर्देश खत्म हो गया है, अब अगले की तैयारी करो। इसके बिना कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगा कि एक बात कहाँ खत्म हुई और दूसरी कहाँ से शुरू। बिल्कुल। और सबसे आखिर में है रिटर्न 0। ये 0 क्यों? क्या ये 1 या कोई और नंबर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन परंपरा के अनुसार 0 का मतलब है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। ये मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिपोर्ट भेजता है। रिटर्न 0 का मतलब है मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। और अगर कोई गड़बड़ होती? तो हम कोई और नंबर जैसे 1 भेज सकते थे, ये बताने के लिए कि कुछ गलत हुआ है। बहुत दिलचस्प। तो अब हम ये जानते हैं कि एक प्रोग्राम कैसा दिखता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये कोड तो अंग्रेजी जैसा है, कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 समझता है, वो इसे कैसे समझेगा? हाँ, यहीं पर असली जादू होता है। हमारे लिखे कोड और कंप्यूटर के समझने लायक कोड के बीच एक पूरी प्रक्रिया है, जिसे कंपाइलेशन कहते हैं। ये एक 4 चरणीय यात्रा है। 4 चरणीय? जी। इसे आप एक रेसिपी से खाना बनाने की प्रक्रिया की तरह सोच सकते हैं। एक रेसिपी? ये मजेदार लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो तरह पहला है प्री प्रोसेसिंग। ये वैसा ही है जैसे आप खाना पकाने से पहले रेसिपी बुक पढ़ते हैं और सारी सामग्री इकट्ठा करते हैं। अच्छा। प्री प्रोसेसर आपके कोड में हैशटैग से शुरू होने वाली लाइनों को देखता है। जैसे ही उसे हैशटैग include stdio.h दिखता है, वो उस पूरी फाइल का कोड आपके प्रोग्राम में लाकर रख देता है। और कमेंट्स वगैरह भी हटा देता होगा? बिल्कुल, कमेंट्स हटा देता है ताकि आगे की प्रक्रिया साफ सुथरे कोड पर हो। ठीक है, सामग्री इकट्ठा हो गई। अब अगला कदम? दूसरा कदम है कंपाइलेशन। ये सब्जियां काटने जैसा है। सब्जियां काटना? हाँ, यहाँ कंपाइलर आपके साफ किए हुए सी कोड को लेता है और उसे असेंबली भाषा में बदल देता है। असेंबली भाषा मशीन कोड के बहुत करीब होती है और इसी स्टेज पर वो व्याकरण की गलतियां भी पकड़ता है, जैसे सेमीकोलन भूल जाना। और सब्जियां कटने के बाद पकाने की बारी? असल में खाना पकाने की। एक असेंबलर नाम का प्रोग्राम उस असेंबली कोड को लेता है और उसे सीधे मशीन कोड यानी जीरोज और वंस में बदल देता है। इसके अंत में एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। तब प्रोग्राम तैयार? लगभग तैयार, पर अभी भी अधूरा है। अधूरा क्यों? और यहीं चौथा और आखिरी कदम आता है, लिंकिंग। ये खाना परोसने जैसा है। आपकी डिश तैयार है, लेकिन उसे चटनी सलाद के साथ परोसना बाकी है। अच्छा। लिंकर आपकी ऑब्जेक्ट फाइल को उन लाइब्रेरी फाइलों के साथ जोड़ता है जिनकी आपको जरूरत है। हमारे उदाहरण में प्रिंटफ फंक्शन का असली कोड एक पहले से बनी हुई लाइब्रेरी में रखा होता है। लिंकर उस कोड को आपकी फाइल से जोड़ता है और एक अंतिम चलने योग्य .exe फाइल बनाता है। वाह! तो हमारा source.c कोड प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर और लिंकर से गुजरकर एक final.exe बनता है। पर इसने मेरे मन में एक क्लासिक पहेली खड़ी कर दी है। कौन सी? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम सी में लिखा है और सी का कंपाइलर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, तो फिर दुनिया का सबसे पहला सी कंपाइलर किस चीज पर कंपाइल हुआ था? ये तो मुर्गी और अंडे वाली बात हो गई। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसे बूटस्ट्रैपिंग प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसका हल क्या था? इसका समाधान ये था कि डेनिस रिची और केन थॉमसन ने पहला सी कंपाइलर एक ज्यादा पुरानी और सरल भाषा असेंबली में लिखा। फिर एक बार जब उनके पास सी का एक बेसिक कंपाइलर हो गया, तो उन्होंने उसी को इस्तेमाल करके सी का एक और बेहतर वर्जन सी भाषा में लिखा। अच्छा, मतलब अपने ही कंपाइलर से खुद को कंपाइल किया? बिल्कुल, ये अपने ही जूतों के फीते पकड़कर खुद को ऊपर उठाने जैसा है, इसीलिए इसे बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। ये सच में एक गहरी गोताखोरी थी। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब उन औजारों को देखते हैं जिनसे हम उपयोगकर्ता से बातचीत करते हैं। सबसे पहले है प्रिंटफ। ये प्रोग्राम की आवाज है ना? हाँ, ये स्क्रीन पर कुछ भी दिखाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसकी असली ताकत तब दिखती है जब हम इसके साथ वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रिंटफ माई एज इज %d। यहाँ आपने %d इस्तेमाल किया, ये क्या है? ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एक तरह का प्लेस होल्डर। %d कंपाइलर को बताता है कि इस जगह पर एक इंटीजर यानी पूरी संख्या दिखानी है। और दशमलव वाली संख्याओं के लिए? उसके लिए %f होता है।
तो ये आपको आउटपुट को अपनी मर्जी से फॉर्मेट करने की सुविधा देता है। समझ गए। तो ये हो गई प्रोग्राम की आवाज। अब उसके कान के बारे में बात करते हैं, यानी स्कैन एफ। इसका उदाहरण है स्कैन एफ %d, एंड एज। यहां भी %d है, लेकिन ये एंड एज में एंड का क्या काम है, ये मुझे हमेशा कंफ्यूज करता था। और ये हर नए प्रोग्रामर को करता है। इस एंड को एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक उदाहरण है। मान लीजिए मैं आपको एक चिट्ठी देकर कहता हूं ये ले जाओ। आप पूछेंगे कहां ले जाऊं? सही बात है, पता तो चाहिए। बिल्कुल, स्कैनफ %d, एज लिखना वैसा ही है। आपने कंपाइलर को बताया कि एक इंटीजर लेना है, पर यह नहीं बताया कि उसे रखना कहां है। तो एंड एज वो पता है। एकदम। एंड का मतलब है एज नाम के वेरिएबल का मेमोरी में जो भी पता है वो। तो अब स्कैनफ को पता है कि कीबोर्ड से जो नंबर आएगा उसे सीधे उस पते पर जाकर रखना है। मतलब ये एक छोटी सी गलती घंटों बर्बाद कर सकती है। हार करती है। ये हर नए सी प्रोग्रामर के लिए एक राइट ऑफ पैसेज जैसा है। आप इसे एक बार भूलते हैं और फिर कभी नहीं भूलते। ये मैं समझ सकती हूँ। तो अब उन कंटेनरों की बात करते हैं जिनमें ये डेटा रखा जाता है, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। वेरिएबल्स तो समझ में आते हैं, बदलने योग्य बक्से। लेकिन कॉन्स्टेंट्स में क्या खास है? कॉन्स्टेंट्स वे मान होते हैं जिन्हें आप गलती से भी बदलना नहीं चाहते। जैसे गणित में पाई का मान। आप नहीं चाहेंगे कि आपके प्रोग्राम में कोई उसे गलती से 3.14 से बदलकर 4.13 कर दे। हाँ, बिल्कुल। सी में इससे वहामी के दो मुख्य तरीके हैं, एक कॉन्स्ट कीवर्ड और दूसरा हैश डिफाइंड प्री प्रोसेसर। दोनों एक ही काम करते हैं या इनमें कोई फर्क है? देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके काम करने का तरीका बहुत अलग है और इसका असर डिबगिंग पर पड़ता है। अच्छा। हाँ, जब आप कॉन्स्ट फ्लोट pi इक्वल्स टू 3.14 लिखते हैं तो आप कंपाइलर को बताते हैं कि पाई नाम का एक असली वेरिएबल है। बस उसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल, कंपाइलर इस वेरिएबल के बारे में जानता है। लेकिन जब आप हैश डिफाइन pi 3.14 लिखते हैं तो यह कंपाइलेशन से भी पहले प्री प्रोसेसिंग के चरण में काम करता है। ये आपके कोड में जहां जहां पाई लिखा है उसे आंख बंद करके 3.14 से बदल देता है। मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है? हाँ, और इसका डिबगिंग से बहुत बड़ा लेना देना है। वो कैसे? मान लीजिए आपके कॉन्स्ट वाले pi से जुड़ा कोई एरर आता है, तो कंपाइलर आपको बताएगा कि pi नाम के वेरिएबल में गड़बड़ है। लेकिन अगर हैशटैग डिफाइन वाले pi में कोई गड़बड़ है, तो कंपाइलर को तो pi के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो तो सिर्फ 3.14 को देखेगा और एरर मैसेज भी उसी हिसाब से देगा। जिससे गलती ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। ये एक बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी जानकारी है। ठीक है, तो हमने सारे टुकड़े समझ लिए हैं। अब इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं। हमारे पास एक अंतिम उदाहरण है। हाँ, जो इन सभी अवधारणाओं को साथ लाता है। C #include_studio.h int main const float pi equals 3.14 int age printf enter your age scanf %d and age printf your age is %d printf value of pi is %.2f printf return 0। फंक्शन का हुक आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। बिल्कुल, पहली लाइन में हमने अपना टूलबॉक्स studio.h शामिल किया, फिर मेन फंक्शन से प्रोग्राम शुरू किया, फिर अंदर एक कॉन्स्ट बनाया जिसे बदला नहीं जा सकता, और एक एज वेरिएबल बनाया जिसमें हम डेटा रखेंगे। फिर प्रिंटफ से उपयोगकर्ता को संदेश दिया, स्कैनफ से उनकी उम्र पूछी और उसे एज के पते पर स्टोर कर दिया। बिल्कुल, और अंत में हमने दोनों मानों को स्क्रीन पर वापस प्रिंट कर दिया और रिटर्न 0 के साथ सम्मानपूर्वक प्रोग्राम समाप्त कर दिया। ये एकदम स्पष्ट है। तो आज की चर्चा को समेटते हैं। हमने सी के महत्व को सिर्फ एक पुरानी भाषा के तौर पर नहीं, बल्कि प्रोग्रामिंग की बुनियाद को समझने के एक जरिए के तौर पर देखा। हाँ, हमने एक प्रोग्राम की बनावट, उसके पीछे की जटिल कंपाइलेशन प्रक्रिया और उपयोगकर्ता से बातचीत करने के बुनियादी तरीकों को समझा। हाँ, और मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि सी सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये आपको एक खास तरीके से सोचना सिखाती है। इसकी जो प्रक्रियात्मक प्रकृति है, यानी हर काम को छोटे क्रमबद्ध चरणों में तोड़कर करना, ये असल में किसी भी बड़ी और जटिल समस्या को सुलझाने का एक शक्तिशाली मॉडल है। इसी विचार के साथ हम सुनने वालों के लिए एक अंतिम सोच छोड़ना चाहेंगे। हमने देखा कि सी में हर निर्देश स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। आपको कंप्यूटर को हर छोटा कदम बताना पड़ता है, तो ये सोचने पर मजबूर करता है, क्या प्रोग्रामिंग का ये अनुशासित और चरण दर चरण तर्क
हमारे दैनिक जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाने के तरीके को भी प्रभावित कर सकता है। क्या हम अपनी बड़ी चुनौतियों को छोटे, स्पष्ट और करने योग्य कदमों में तोड़कर बेहतर नतीजे पा सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक सी प्रोग्रामर करता है?